तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल भी बोला जाता है। और इसका एग्जांपल लेंगे हम जिंक कॉपर सेल। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई केमिकल एनर्जी को, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी को ये डिवाइस किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जो रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर वोल्टिक सेल, या गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। और इसका एग्जांपल लेते हैं हम जिंक कॉपर सेल। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम को समझते हैं। देखो डायग्राम समझते हैं इसका। तो जिंक कॉपर का सेल है, तो इसका मतलब हमें इस सेल को बनाने के लिए जिंक और कॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो बीकर ले लिए, और दो बीकर्स में हमने क्या किया, एक तरफ हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड डाला है इसके अंदर मतलब इस इलेक्ट्रोड को हम उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन लिया वो लिया है जिंक सल्फेट का, और उसके अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया है। ठीक है, फिर दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डिप कर दिया है। ठीक है, और इन सब की हमने कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 मोलर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जिंक है उसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है कॉपर के साथ। ठीक है, और बीच में हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर की, जो कि क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन और करंट का अमाउंट उसको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जिंक और कॉपर को जब हमने एक साथ जोड़ा है तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, क्योंकि हमने उसको कॉपर के साथ कनेक्ट किया है तो जिंक चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और कॉपर को मजबूरी में वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। क्लियर, तो हमें पता है यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है वो एक्वा सोल्यूशन में है, तो जिंक 2+ और SO4 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे होंगे, और Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे होंगे। अब जब जिंक इलेक्ट्रोड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो जिंक जो होगा वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में। और आपको पता है कि ये जो आयंस होते हैं ये एक्वा सोल्यूशन में चले जाते हैं, तो जिंक यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, और यहाँ से जिंक निकल के Zn2 पॉजिटिव हम एक्वा सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे, और जो जिंक होगा बहुत सारा वो आयन की फॉर्म में यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद होगा क्या कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां से स्टार्ट हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पाथ मिल गया ना एक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव, जो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है उसके अंदर से कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, और इलेक्ट्रोड थिक होता जाएगा, यहाँ पे कॉपर और डिपॉजिट होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। और दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज बन गया तो चार्ज पर टाइम क्या होता है, वही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो करंट की डायरेक्शन इस तरफ बताएगा, क्योंकि आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कि जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल का ये जो हाफ हुआ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और 2 हाफ सेल्स को मिला के कंप्लीट सेल बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने रखा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, हाफ सेल जो लेफ्ट की तरफ रखा जाता है उसमें होती है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चार्ज क्या रहा है, नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो हम लिखते हैं LOAN, यानी लोन, मतलब लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड, और उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, आपने याद रखना है। और बाकी इस तरफ के जो इलेक्ट्रोड होंगे उसको बोलेंगे हम कैथोड, और बाकी सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं थोड़ी सी। होगा क्या कि जब जिंक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा और जिंक आयन की फॉर्म में यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Zn2+ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट एक तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तो घट रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एक टाइम पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि जो जिंक है वो
जो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन। तो जिंक 2 पॉजिटिव यानी जो सोल्यूशन है पॉजिटिव वाली चार्ज, ये इनको अपनी तरफ खींचता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो Zn अगर इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है तो Zn2 पॉजिटिव जब अंदर आने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया होगा कि उसको अंदर भी नहीं आने देगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे रुक जाएगी। और जब नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होगा तो यहाँ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोल्यूशन भी नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेल की वर्किंग ना रुक जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ना बाहर जा पाएंगे क्योंकि वो इस सोल्यूशन को खींच रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये उनको बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे वायर में, वो फंसे के फंसे रह जाएंगे, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका तो मतलब चार्ज रुका। अब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा गया। हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लेते हैं यू शेप की, इस तरीके की, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, उसको हम अगर अगर सोल्यूशन अगर अगर पाउडर में डिसॉल्व करते हैं। किस में डिसॉल्व करते हैं, अगर अगर, ठीक है। अगर अगर सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि KCl जब एक्वा सोल्यूशन में यानी थिक पेस्ट की तरह यहाँ पे जब डाला जाएगा तो यहाँ पे ये टूट जाएगा Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव में, और ये इनकी मूवमेंट जो होगी वो इस तरफ चली जाएगी। अब KCl क्या होगा, इस तरफ जाएगा और क्या करेगा, जो जिंक है 2 पॉजिटिव, उसके साथ Cl नेगेटिव 2 मिल जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnCl2 में। और ये इनर्ट है, मतलब है ना, तो अंदर जाके कोई नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं पाएगा, बनाएगा जिंक क्लोराइड बनाएगा, फिर वापस टूट जाएगा। मतलब इसकी खासियत ये है कि ये जो जिंक क्लोराइड ये बनता है फिर टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। बोलने का मतलब क्या है कि क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन जब जिंक के साथ जुड़ रहा होगा तो जिंक 2 पॉजिटिव तो कम हो रहे होंगे ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा ना पूरा सोल्यूशन, वो कम हो जाएगी। दूसरा, जब यहाँ पे K पॉजिटिव इधर जाएगा तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन रिपल्शन लग रही थी वो भी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाएंगे और हमारा जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो प्रॉब्लम थी इसका सोल्यूशन था हमारा ये जो इन्वर्टेड ग्लास यू शेप्ड ट्यूब थी, और इसको नाम दिया गया है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया गया इसको, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है हाफ सेल्स की, मतलब न्यूट्रल बनाता है इनको ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल पड़े। दूसरा, ये जो सर्किट है ना उसको कंप्लीट करने का काम करता है, क्योंकि सर्किट तो एक तरीके से टूट गया था ना जब यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज हो गया था, तो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। तीसरा, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। अब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, देखो ये हमने अलग अलग बना के किया है, लेकिन एक्चुअली में जो सेल है वो कॉम्पैक्ट होता है ना, तो एक कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम लिक्विड को डालते हैं। यहाँ पे जिंक हो गया, यहाँ पे कॉपर हो गया, और उनको वैसे जोड़ देते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होगा हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। तो मतलब ये जो सेपरेशन हमने रखी है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे देखो चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो पोटेंशियल क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है लिक्विड लिक्विड के जंक्शन पे। इसको भी खत्म करने का काम करता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, जिसकी वजह से इस यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो अच्छे से काम कर पाएगा। अब नेक्स्ट हम सेल रिएक्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा था, जो जिंक था वो कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2 प्लस में, कैसे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, जो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव था वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब जब हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो हम इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों सेल से मिलके ही तो हाफ सेल मतलब हमारा कंप्लीट सेल बन रहा है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या होगा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपोजिट साइड में है, एक एरो के राइट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में, जब मैं उसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी वो होगी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं सेल को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, हमने देखा था इधर क्या रखा था हमने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उस तरफ क्या रखा था, रिडक्शन हाफ सेल, और बीच में क्या लिखा था मैंने, क्या रखा था, सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा था, जो हमारा जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव में। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, जो कॉपर 2 पॉजिटिव था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉपर में, इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। और बीच में क्या लगाया था मैंने, सॉल्ट ब्रिज। तो इस रिएक्शन को मैं, ये जो हमारे पास सेल को है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, फिर सॉल्ट ब्रिज, और उसके बाद लिखा जाता है रिडक्शन हाफ सेल को। तो इस तरीके से हम जिंक कॉपर सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।